नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। पीटी 365 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज में चलिए आज हम अपने दूसरे आर्टिकल को कवर करते हैं जो कि है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप जो कोई भी मटेरियल वगैरह शेयर करते हो या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कर देते हो तो वो कहाँ पर देते हो। देखिए दोस्तों, हर एक वीडियो के नीचे जाकर और ये वाली वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक मिल जाएगा जो कि है ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के नाम से। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी पूरी की पूरी ट्रू आईएएस एंड पीसीएस की जो फैमिली है वहाँ पर वो कनेक्टेड रहे। ठीक है, श्योर से इसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट या कोई भी मटेरियल वगैरह जो आता है वहाँ पर तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। देखिए पीटी 365 की जो मैगजीन्स है ना दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि इंग्लिश और हिंदी में कौन कौन सी मैगजीन्स आई हैं। जितनी आई है ना, जैसे ही आती हैं मैं विद इन, आप ये मानिए कि विद इन उसको 6 आवर्स के अंदर मैं अपलोड कर ही देता हूँ सारी की सारी मैगजीन्स को। तो ये चीज़ जितनी उधर डली हुई है आप देख लेना फाइल्स में जाकर। हमारे टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उधर जो फाइल्स का सेक्शन होता है हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और मैंने लिखा भी हुआ है कि जैसे अगर मान लो ये पॉलिटी की है तो मैंने उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश की है या फिर ये हिंदी की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को थोड़ा ग्रो करवाने की अब हमें ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है और रिस्पॉन्स उतना मुझे लग नहीं रहा है आ रहा है। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट वगैरह तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरा और ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और प्रमोट करवाइए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर 3,000 के आसपास ही लटक रहे हैं और मुझे कम से कम जितना मैं इनिशिएटिव और मेहनत जितनी मेरी तरफ से है तो मैं चाहता हूँ कम से कम 9 से 12,000 सब्सक्राइबर मुझे दिखने चाहिए। और ये सब आप लोगों के इनिशिएटिव से हो सकता है, क्योंकि ये 3,000 भी पहुँचवाने वाले आप ही हैं। आप लोगों ने ही सपोर्ट कर करके थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक पहुँचवाया है। और आगे भी आपको ही करना है। तो ये चीज़ बस ये है कि कंसिस्टेंसी दोस्तों देखिए मेरी तरफ से रहेगी पूरी, और जो चैनल को प्रमोट करवाने वाली बात है तो वो आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों साइड से एफर्ट हम दोनों को करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कंटेक्स के बारे में। ये आया क्यों आर्टिकल। इंडिया जो है ना, इंडिया की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड करा है कि अब वो इंपोर्ट करना शुरू करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मिल को। ठीक है, अभी हम पूरा मुद्दा जानेंगे किसके लिए क्या है ये सोया मिल को इंपोर्ट करवाने से होगा क्या। तो सोया मिल को इंपोर्ट करवाने की बात करी गई है भारत की सरकार के द्वारा। पहली बार ऐसा होगा कि सोया मिल को हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं और ये लाइफ स्टॉक फीड के लिए यूज़ होगा। लाइफ स्टॉक फीड मतलब दोस्तों क्या होता है, जो कि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो पशु वगैरह होते हैं उनको खिलाने के लिए। जैसे कोई भी मान सकते हैं आप, यहाँ पर आप काऊ मान लीजिए, आप गोट मान लीजिए। ठीक है, लाइफ स्टॉक फीड का मतलब ये होता है वो एनिमल्स जिनको फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, गोट्स हो गए, कोई भी मतलब ठीक है, मिल्चिंग एनिमल्स वगैरह हो गए, उनके खाने के तौर पर सोया मिल को इंपोर्ट करा जा रहा है। ये उनको दिया जाएगा। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा दोस्तों, चारा डालना, है ना। जानवरों को चारा डालते हैं तो एक तरीके से चारा में मिक्स करा जाएगा ये सोया मिल। ये चीज़ याद रखना आप। अभी और डिटेल में बताऊंगा मैं इसके बारे में। और जानते हैं थोड़ा सा। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर हमेशा से हमारे देश में कंसर्न बना रहता है, लेकिन फिर इसको अप्रूवल क्यों मिल गया सोया मिल को, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से जो है इंपोर्ट करवाया जा रहा है। इसका जो बेसिक नेचर है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का है। तो ये एनिमल्स को क्यों दिया जाएगा चारे की फॉर्म में। तो देखिए इसका कंटेक्स्ट ये है कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसका प्रपोजल जो क्लियर कर होता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो ये देता कौन है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रपोजल को क्लियर करा कि ये जो मटेरियल है ना, ये जो सोया मील जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मंगवाया जा रहा है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, प्रीलिम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर सिंस 2018। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी जो है ना, ये एक स्पेशल कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। सेकंड फैक्ट आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसको इंटरेस्ट करा गया है कि ऐसे मैटर्स पर ये गवर्न करे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड हो
और इसने इसको अप्रूवल इसलिए दे दिया है क्योंकि ये जो सोया मील है ना, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के तौर पर लाइफ को देने के लिए इंपोर्ट करवाया जा रहा है, इसने बोला ये ना नॉन लिविंग नेचर का है। अब दोस्तों दो बार ये चीज़ आ गई कि ये एक तो मिनिस्ट्री ने भी यही बोला और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कम्युनिटी ने भी यही बोला कि नॉन लिविंग नेचर का है। ये नॉन लिविंग से क्या हो जाएगा, मतलब ये लोग अप्रूवल देने के लिए सिर्फ ये नॉन लिविंग के पैरामीटर को कंसिडर क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी मैटर अगर लिविंग है ना और ऊपर से वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, अभी मैं पूरा बताऊंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या। अब ऐसा समझ लीजिए ये एक ना क्या कहें इसको हम लोग, अब ऐसा मान लीजिए ये कोई भी एक फ्रूट है, ठीक है, ग्रेप्स मान लेते हैं चलो उसको, ठीक है, ये ग्रेप है, अंगूर का एक दाना ही है। अब नॉर्मल अंगूर का दाना मतलब मान लो आपकी बॉडी को क्या दे सकता है, आपकी बॉडी को मान लेते हैं वो ग्लूकोज दे रहा है। बहुत आराम से समझिए, आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जिस समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको बॉडी को ग्लूकोज दे सकता है, ग्लूकोज से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। तो आपको पता है एक अंगूर का दाना या 5 अंगूर के दाने अगर मैं खाऊंगा तो कोई मतलब उससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, और थोड़ी बहुत मतलब बस टेस्ट के लिए और हल्के फुल्के शुगर कंटेंट के लिए बॉडी में मुझे एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन यही सेम अगर ग्रेप, ठीक है, एक अंगूर का दाना अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो ना, तो आपको वो एनर्जी ना, एनर्जी हो सकता है वो 10 गुना दे, 5 गुना दे, 50 गुना दे दे। आप उसको मान लीजिए, ग्राम को मान लीजिए चना, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज करते हैं और आप डेली एक तरीके से 5 चने खाते हैं, मान लीजिए 5 चने खाते हैं आप, ठीक है। अब 5 चने खाने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। लेकिन अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो ना, अगर मैं इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से अगर चने के अंदर वो कर दूं, इसको ग्रो करूं जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, तो इसमें पता है क्या होगा कि आप मान लीजिए कि अगर अभी तक आपको 5 चने के दाने खाकर अगर इतनी एनर्जी मिल रही है ना, तो अब आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हो सकता है इतनी एनर्जी मिले। हम बेसिकली करते क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर, हम कोई भी क्रॉप है XYZ, उसके जीन्स के अंदर परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर जो कंटेंट लेवल है या तो वो एक्स्ट्रा डाला जाए या जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना उसको मल्टीप्लाई करा जाए। ये इसका पर्पस होता है, ठीक है, या तो एडिशन करना किसी चीज का या मल्टीप्लिकेशन करना। अब जब किसी चीज का बेसिक जीन्स आप चेंज करते हो तो वो करा तो अच्छे पर्पस के लिए जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि उसका आउटकम जो है वो अच्छा निकले। कभी कभार क्योंकि एक जीन किसी क्रॉप का आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है मान लीजिए, तो वो एक किसी भी प्रकार की ऑल्टरेशंस भी तो कर सकता है, समझ रहे हैं, मतलब वो किसी चीज को ऑल्टर भी तो कर सकता है, फिर आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज को इंपैक्ट कर दे, बायोलॉजिकल सिस्टम को हार्म कर दे, फिर क्या होगा। तो यहीं पर ऐसे ही इस कंटेक्स्ट को आप समझने की कोशिश करिए। नॉन लिविंग नेचर जो ये सोया मील का बीइंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो इंपोर्ट करवाया जा रहा है, जब सरकार को संतुष्टि मिल गई नॉन लिविंग नेचर का, लिविंग नेचर का होता तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तौर पर ये बनाया तो गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसीजर से, लेकिन ये नॉन लिविंग है उसके बाद, मतलब एक बार बनने के बाद मतलब ये शांत हो गया है। अगर ये उसके बाद भी लिविंग रहता, मतलब जिंदा रहता, तो क्या पता एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स उसको खाते इस सोया मिल्क को और वो लिविंग एक नेचर का रहता और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो क्या पता एनिमल्स के जीन्स को चेंज कर देता और दिक्कत हो जाती। अच्छा, हम इस चीज से डरते क्यों है? फिर सवाल ये भी तो उठता है ना कि अगर किसी एनिमल या प्लांट की बात है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या फिर एनिमल को दिया जा रहा है या हम भी खा रहे हैं, इंसान मान लीजिए कोई भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, हम खा रहे हैं उसको, एनिमल्स खा रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है दोस्तों? जीन्स ऑल्टर अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं, नॉर्मल भाषा में समझिए, हमें यहाँ पर डॉक्टर नहीं बनना है, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये जीन है, ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर चेंज होता चला गया होता चला गया होता चला गया और सबके जीन्स अगर ऐसे ऑल्टर हो गए तो एक तरीके से डीएनए स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और क्या पता बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज या बेसिक बायोलॉजिकल इंसान का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कुछ भी, हमें क्या पता किस चीज़ में ऑल्ट्रेशन आ जाए, क्या आ जाए, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, वो ठीक हो सके ना हो सके, ठीक है, फिर इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, फिर नई नई
और इन्वेंशंस और इनोवेशंस करनी पड़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए कि बेसिकली डीएनए और जो जेनेटिक एक हमारा मटेरियल जो होता है, जो फुटप्रिंट होता है, वो चेंज ना हो जाए, पूरा का पूरा बदल ना जाए, उसके ऊपर कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना निकल जाए, इसलिए कंसिडर ये करा जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनसे बचा जाता है। कई लोगों का इस बात को लेकर इसलिए कंसर्न रहता है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब ये चीज एनिमल के लिए मंगवाई क्यों जा रही है, मतलब सोया मील क्यों, आपने पढ़ा ना लाइफ स्टॉक फीड के लिए मंगवाया जा रहा है। तो सोया मील देखिए दोस्तों है क्या, ये एक प्रोटीन रिच लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल होता है, मतलब प्रोटीन की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये बचा हुआ मटेरियल होता है। कहाँ से आता है, किससे बचा हुआ, जो सोयाबीन के जो सीड होता है ना, जब हम उससे तेल निकाल लेते हैं, सोयाबीन का तेल जब निकाल लेते हैं, घरों में कंज्यूम भी होता है, आपको पता होगा। जब हम सोयाबीन का जैसे तेल निकाल लेते हैं, जैसे एक ब्रांड आता है आपको पता होगा, फॉर्च्यून का सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, है ना। मान लीजिए हमने वो तेल जब उस सीड से निकाल लिया, हमने रिफाइंड ऑयल उससे बना दिया, तो जो लेफ्ट ओवर मटेरियल जो बच जाता है ना, वो एक सोया मील की तरह सर्व करता है, ठीक है। ये एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है पोल्ट्री फीड में, मतलब एनिमल्स को अगर ये खिलाया जाए तो एक तरीके से उनकी जो क्षमता रहती है ना, जो भी मान लीजिए कोई एक काऊ या बफेलो को दिया जा रहा है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो उनकी क्षमता रहती है वो उससे अच्छी खासी बरकरार रहती है, प्रोटीन रिच रहती है, और एनिमल्स को भी ताकत इससे मिलती रहती है, ठीक है। जो पोल्ट्री फीड है ना, वो एक तरीके से जो पूरा किसानों को खर्चा उठाना पड़ता है। पोल्ट्री फीड आप समझ रहे हैं ना क्या होता है, पोल्ट्री फीड मतलब जो फार्मिंग करते हुए, या फिर जो अगर आप एनिमल्स वगैरह को रखते हैं अपने एनिमल फार्म वगैरह पे, उनको खिलाने के ऊपर जितना खर्चा आता है, चारा वगैरह, पानी वगैरह करना, इंजेक्शन वगैरह, ये सब पोल्ट्री फीड, मतलब इसको पोल्ट्री फीड कहते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप करते हैं, एनिमल्स का मतलब पशुपालन वगैरह करते हैं, तो आपको उनको खिलाने के ऊपर जितना खर्चा आता है, तो एक फार्मर को जितना टोटल खर्चा बियर करना पड़ता है ना, उसमें से 65% सिर्फ एनिमल्स को खिलाने में जाता है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, पोल्ट्री फीड मेक्स अबाउट 65% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर, मतलब जितनी लागत आती है फार्मर को कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने में, तो वो 65% लगभग पोल्ट्री फीड के ऊपर जाता है, ठीक है। और जो पुअर हार्वेस्टिंग होती है ना सोया की, इसकी वजह से सोया मिल के जो सोया मिल है उसके प्राइसेस बढ़ गए एक तरीके से, है ना। कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो इस सीड की अच्छी तरीके से हार्वेस्टिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे देश में इसके बढ़ते चले जा रहे हैं प्राइसेस, तो अब आप समझ गए, जब हमारे देश में बढ़ रहे हैं और किसानों को खिलाना तो है ही, जानवरों को ऐसा थोड़ी ना तुम काम करवाते जाओगे खेतों के अंदर और उसके बाद तुम उनको कुछ खिलाओगे नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, और ये खिलाओगे तभी तुम्हारे एनिमल्स हेल्दी रहेंगे। लेकिन जब हार्वेस्टिंग हमारे देश में अच्छी हुई नहीं है तो प्राइसेस ज़्यादा है। अब फार्मर इतना पैसा कहाँ से लाए, तो फार्मर मतलब एक तरीके से फंस गया। इसलिए सरकार ने डिसाइड करा कि हम क्यों ना इसको इंपोर्ट करवाएं, और इंपोर्ट भी नॉर्मल सोया मिल क्रॉप्स को नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को, ताकि जो अगर मान लीजिए अगर एक एनिमल है, अगर ये काऊ है, इसको अगर एनर्जी अभी तक मिल रही थी 3x की, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से अब इस काऊ को एनर्जी जो मिलेगी वो 9x की मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ है। और अलाउ क्यों करा गया, ये चीज़ याद रखना कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है इसके अंदर, इसलिए अलाउ करा गया सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का दोस्तों जो प्रोसीजर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, एक तरीके से इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म एक होता है ना, इंजीनियर्स क्या करते हैं, किसी भी एक चीज़ को शेप देकर, इसमें तिगड़म कर कर, जुगाड़ कर कर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ABC, है ना। ये तो चीज़ है ना कि अगर ये चीज़ कोई अगर ऐसी ऐसी है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से एक शेप देकर कोई एक बढ़िया सी चीज़ बना देना, यही यही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करा जा रहा है, जीन्स को ऑल्टर करा जा रहा है कि हम एक बेटर क्वालिटी के जीन्स बना पाएँ किसी एक चीज़ में, ठीक है, जिसको यूटिलाइज करा जा रहा है एनिमल्स के द्वारा या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तो उनमें चेंजेस करे जा रहे हैं। तो देखिए रिसर्चर्स करते क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से ना सबसे पहले वो एक जीन को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं, और कौन सा ऑर्गेनिज्म वो सिलेक्ट करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के पास वो ट्रेट होने चाहिए जो कि वो चाहते हैं कि वो उस प्लांट पे इम्प्लांट कर सके। एक मिनट इसको इरेज करके ना मैं आपको आराम से समझाता हूँ ये अंग्रेजी बोलना क्या चाह रही है, इसमें लिखा क्या है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन इसके वही है कि हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह निकल सकते हैं। इसको एक बारी मिटाने दीजिए, अब समझना, ठीक है। ये देखो एक मिनट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल
मैं एक इररेलेवेंट ले रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। ऐसा हो भी सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए हम ये डिसाइड कर रहे हैं कल को कि इंडिया के लोग ना आलसी हो चुके हैं कोविड 19 के बाद, और अब उनमें जैसा पहला 2019-20 तक जो स्टेमिना, जो एक एक्टिवनेस रहा करती थी, वो नहीं रह रही है। तो हम टारगेट ये कर रहे हैं कि लोगों को बोला जाए कि वो ना चने खाना शुरू करें, यानी कि ग्राम खाना शुरू करें फॉर प्रोटीन इनटेक, ताकि उनको प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिले। अब हमने ये देखा कि प्रोटीन जो उनको मिले, भरपूर मात्रा मिले, और उनके अंदर जो स्टेमिना है, स्टेमिना नॉर्मल अभी तक जो चने से आता था वैसा ना है। डिसाइड ये करा जा रहा है कि क्यों ना इंसान चने खाएं और उनकी पावर इतनी हो, जैसे घोड़े चने खाता है और घोड़े में जितनी फुर्ती रहती है, हॉर्स जितनी तेजी से भागता है, ऐसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें ताकत लानी है। ठीक है भाई, कंसेप्ट तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि वाओ यार, हॉर्स जैसी पावर आ जाएगी इंसान के अंदर। ठीक है, तो अब करा क्या जाएगा, एक हॉर्स से एक जीन को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा। पहले तो जीन अलग कर लिया इससे, साइंटिफिक प्रोसीजर से, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, हमें नहीं पता भाई, हमें जानना भी नहीं है, जीन एक अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर नंबर 1 प्रोसीजर देख लीजिए। देखिए, सिंगल जीन इज आइसोलेटेड एंड मॉडिफाइड। देखिए, ये हॉर्स का जीन था, ठीक है, हॉर्स का सेल है, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल सेल है, जिसके अंदर उसका एक जेनेटिक मटेरियल है, एक डीएनए है, उसके सेल को हमने एक्सट्रैक्ट करा। उसके बाद मान लीजिए ये ग्राम का पेड़ है, चने का पेड़ है, इससे हमने एक इसका प्लांट टिश्यू, पत्ती मान लीजिए, पत्ती जो है वो तोड़ी, और अलग अलग पत्तियों के अंदर हमने हॉर्स के ये सेल को मिक्स कर दिया। मान लीजिए ये एक लीफ है और इसके अंदर हॉर्स सेल 1, हॉर्स सेल 2, हॉर्स सेल 3, ऐसी बहुत सारी पत्तियों में हमने वो डाले। तो यहां पर देखिए, मेनी कॉपीज ऑफ द जीन आर इंसर्टेड इनटू द प्लांट सेल्स एंड इंड्यूस टू ग्रो। फिर उसको एक ग्रोथ मीडिया, मतलब अब पत्ती को तोड़ने के बाद दोबारा पेड़ में थोड़ी ना जोड़ देंगे, यहां पर कोई एक सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई एक माल, बहुत नॉर्मल भाषा में मैं आपसे बात करता हूं, एक लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर एक बाल्टी रखी या एक कटोरा रखा, उसके अंदर ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्तियां रखी गई। और इन पत्तियों में स्पेशल बात क्या है, इन पत्तियों के अंदर स्पेशल बात यह है कि इसके पत्ती बाय नेचर प्लांट टिश्यू है, इसके अंदर हमने घोड़े के, हॉर्स के जो सेल हैं, जो जीन हैं, वो हमने मिक्स करके फिर ये पत्तियों को ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद जो ये ग्रोथ मीडियम होगा, जब ये बाल्टी के अंदर, जब ये पत्तियां बड़ी होती जा रही हैं, थोड़ा सा इनकी जड़े वड़े आना जैसे शुरू होंगी, और वो करके एक सीड जैसी हमें मिलेगा ना, लेबोरेटरी कंडीशन से जैसी हमें एक सीड मिलेगा, बीज मिलेगा, हम इसको प्रॉपर तरीके से उन बीजों को एक पौधे में लगा देंगे और हमें एक टोटली न्यू प्लांट मिल जाएगा, ये चने का। अब जब ये नया जो प्लांट है, हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या अब ये जो नया पेड़ है, अब जब ये ग्रो होगा, जब इससे चने निकलेंगे, और हमने इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर हॉर्स के जीन्स को मिक्स करा था इसके साथ, तो क्या सच में इस ग्राम की पावर, चने खाने की पावर, जो अभी तक 2 गुना होती थी, क्या अब इन वाले चनों को खाकर क्या इंसान के पास सच में 50 गुना पावर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये होता है दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ ना सैक्रोमेंटो बी और स्कॉटफ्लैटिन, तो मैंने भी नहीं सुना था कभी ये वर्ड, तो मुझे लगा पता नहीं क्या है। मैंने सर्च करके देखा, यार ये कुछ नहीं, ये जैसे जिसने स्टडी करी थी ना, एक न्यूज़पेपर का नाम है, लंदन वगैरह कहीं एक वेस्टर्न न्यूज़पेपर है, उसका नाम है, और ये उसके चीफ एडिटर है। तो ये हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मुझे लगा था इस प्रोसीजर का नाम या कुछ होगा, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था इसका नाम। अब दोस्तों, अगर इसके फायदे की बात करें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के फायदे क्या होते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे अगर आपने ऊपर देखा कि हमने एक चने के पेड़, चने के एक पेड़ के अंदर हमने घोड़े के सेल्स को मिक्स करके उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ाई, तो ऐसे तो इसका मतलब कुछ भी मिक्स करा जा सकता है। तो इससे होगा क्या, देखिए, हम ना ये भी तो कर सकते हैं कि किसी प्लांट के अंदर एक ऐसे जीन्स डाल दें कि वो प्लांट ग्रो हो रहा है, मान लीजिए कोल्ड वाले रीजन्स में, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उन वाले रीजन्स में, या पानी की किल्लत रहती है जहाँ पर कमी रहती है ड्रॉट वाले रीजन्स में, तो वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को बेटर तरीके से टॉलरेट कर ले। ऐसे भी तो जीन्स डाले जा सकते हैं अच्छे, बिल्कुल डाले जा सकते हैं ऐसे अच्छे जीन्स, है ना।
उसके बाद क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना इम्प्रूव तरीके से, ताकि हम लोग रेजिस्टेंस जो वो है डेवलप कर सके प्लांट्स के अंदर अगेंस्ट द डिसीज। जिसके मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा जीन डालें कि उस प्लांट को जो कीड़े वगैरह जैसे खा जाते हैं वो लगे ही ना। उसके बाद जब इतना कुछ हो जाएगा तो फसल वगैरह बर्बाद होगी नहीं, तो इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर होगी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ। प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज टू एंडेमिक डिसीजेज, जैसे कभी कभी किसी किसी प्लांट की जो स्पीशीज होती है ना वो टोटली तरीके से एक्सटेंट हो जाती है क्योंकि उनमें कोई डिसीजेज लग जाते हैं और ऐसा करके, और बहुत कम मात्रा में, जैसे मतलब मान लीजिए जैसे वेस्टर्न घाट्स में ग्रो होने वाले दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे डिसीजेज लगने की वजह से अगर ऐसे प्लांट की स्पीशीज लुप्त हो जाती है तो उसको बचाया जा सकता है। एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी जा सकती है कि किसानों को फिर मेहनत कम करनी पड़ेगी और जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। और फिर हम लोग इसकी वजह से, जब मान लीजिए हम क्या करते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए एक प्लांट हमने ग्रो करा, ठीक है, एक पौधा वगैरह प्लांट अगर कोई भी जैसे ग्रो हो रहा है, तो जब वो ग्रो हो रहा है उसको प्रोटेक्शन से बचाने के लिए ऊपर से हम लोग उस पर पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ऊपर से छिड़कते हैं फिर हम उसको, ताकि इस पर कीड़े वगैरह ना लगे। लेकिन अगर उसके बेसिक जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर ही अगर हम पहले से अगर ऐसे जीन इंसर्ट कर दें कि उसको कीड़े वगैरह लगना ही नहीं है, वो खराब होना ही नहीं है, वो डिसीजेस से या किसी भी बीमारियों से रेजिस्टेंस रहना है, तो इसकी वजह से पेस्टिसाइड्स वगैरह का और हर्बिसाइड्स वगैरह का जो यूज़ है वो कम हो सकता है। और पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स की वजह से होता क्या है, ह्यूमन बींग्स की जो होता है वो हेल्थ खराब होती है, जिसकी वजह से कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक, इसको कहते हैं ना कैंसर कॉजिंग सेल्स को हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेनिक, ठीक है, सेल्स। तो ये सब नहीं होगा, कैंसर वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उसके मटेरियल के अंदर पहले से ही जो है वो चीज़ें इंसर्ट करी गई हैं जिससे कोई बीमारियां लगेंगी नहीं। तो ऊपर से फिर पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स नहीं डालना पड़ेगा और खर्चा भी बचेगा फार्मर्स का, और जो प्रोडक्शन होगी वो भी मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो इतना कुछ जानने के बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या हैं। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से ऑल्टर, इस प्रकार से चेंज करा गया है कि ये नेचुरल कंडीशन में तो नहीं हो सकता था, इसको लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर करा गया है। ठीक है, जो क्रॉप्स या फूड अगर हम लोग कहें जो इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की सहायता से जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। ठीक है, समझ गए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली बात है कि इंसर्ट करे जाते हैं या फिर एक तरीके से उनका कॉम्बिनेशन के थ्रू लेबोरेटरी कंडीशन में एक ऐसा एक नया जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है वो प्रोड्यूस करा जाता है। तो ये क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं ये ना दूसरे स्पीशीज के जीन्स को कैरी करते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा, सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमने लिया था ग्राम का और हॉर्स का। अब क्या नॉर्मल कंडीशन के अंदर कभी आपको हॉर्स की पावर चने खाकर मिल सकती थी क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। नेचुरली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो चीज़ें नेचुरली अकर नहीं करती, दैट डज नॉट अकर नेचुरली, चाहे उनकी मीटिंग करवा लो या फिर नेचुरल रिकॉम्बिनेशन करवा लो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब जीन्स ही इंसर्ट कर दिया तो एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि उसका हमने डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, अगर ह्यूमन मीट्स की अगर बात करें एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो ग्लोबली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो कमर्शियली इंट्रोड्यूस करे गए थे 1996 में। क्रॉप्स जैसे कॉर्न हो गया, कॉटन हो गया या सोयाबीन हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रकार से चेंजेस पिछले कई सारे सालों में करे गए हैं सिंस 1996। ठीक है, ताकि इनको कीटनाशक वगैरह से बचाया जा सके, हार्बिसाइड्स वगैरह ना डालने पड़े, और अभी वर्ल्ड के विभिन्न कोनों के अंदर इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया भी और कनाडा, ये कुछ टॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और पूरे वर्ल्ड में जितनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के तहत जो कल्टीवेशन होती है 90% दोस्तों इन्हीं सब कंट्रीज़ में ग्रो करे जाते हैं। ठीक है, अगर इंडिया स्पेसिफिक दोस्तों हम लोग बात करें तो जो बीटी कॉटन है ये सिर्फ इकलौता जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 2002 से इंडिया में अप्रूव करा गया है। ठीक है, कमर्शियल कल्टीवेशन करने के लिए सिर्फ ये इकलौता है बीटी कॉटन, ये चीज़ याद रखना। इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको वो 2-3 और भी एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने को दे सकते हैं, लेकिन आप याद रखना
बीटी कॉटन को ही सिर्फ कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल मिला है सिंस 2002। दूसरा एक अप्रूवल पेंडिंग है जो कि है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रेटेड, सरसों से रेटेड, जिसका नाम होगा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है, DMH 11। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप करा था, DU ने डेवलप करा था। लेकिन इसका जो कमर्शियल रिलीज है ना, कि जैसे बीटी कॉटन को तो एक तरीके से कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल मिल गया था 2002 में ही, लेकिन इसका कमर्शियल रिलीज जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से अभी पेंडिंग है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये चाहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि आप एक कंप्लीट सेफ्टी असेसमेंट हमें दो कि अगर ये एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होगा तो इससे बायो सेफ्टी वगैरह इंश्योर है। बायो सेफ्टी वगैरह का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक तरीके से बायोलॉजिकल चेंजेस किसी स्पीशीज के अंदर नहीं आएंगे, इस चीज़ का हमें दिलासा दो, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने ये बायो सेफ्टी रिसर्च अलाउ करी है 2 नए ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ में जो कि इंडिजिनसली डेवलप करे गए हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल जिसका नाम है जनक, और BSS 793 जिसके अंदर एक जीन इन्वॉल्व है दोस्तों, जीन का नाम है BT क्राई1 FA1 जीन इवेंट 142, ठीक है। 8 स्टेट्स में इसके लिए ये चीज़ करी गई है 2020 से लेकर 2023 तक, ठीक है। और इन स्टेट्स को सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से NOC लेना पड़ा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ा, ठीक है। और कौन से ज़मीन पर, देश के कौन से कोनों पर, कौन से खेतों में ये चीज़ उगाया जाएगा, इस चीज़ के लिए है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जिस सॉइल में वो उगाया गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की कोई सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर ये उगाया गया, तो उसके बाद ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि ये जो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वहाँ पर कोई कुछ और ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो ये तो कुछ रेगुलेटरी मेजर था जो कि आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे देश में ग्रो करे जाने वाली जो इंडिजिनस ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ हैं, इनको डेवलप करा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, NIBP, जिसका पहले नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है। और ये आती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको कुछ यहाँ से फिल्म से रिलेटेड फैक्ट मिल गए, ये आप याद रखना कि इसका सेंटर कहाँ पर है और ये किसके अंतर्गत आती है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आती है, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग बीटी ब्रिंजल की, बीटी ब्रिंजल कई बार करंट अफेयर में आता है, आप सुनते होंगे, तो देखिए बीटी ब्रिंजल क्या है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है। ये एक जीन कैरी करता है नेचुरली अकरिंग सॉइल बोर्न बैक्टीरिया के, ठीक है, जिसका नाम है, यहां पर देखिए, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, बीटी की फुल फॉर्म ये है, बी से बैसिलस और टी से थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। जो कि एक क्या करता है, जब ये किसी के भी अंदर बैसिलस थ्यूरिनजेनेस इंसर्ट करा जाता है ना, तो वो एक क्रिस्टल प्रोटीन पैदा करता है। अब क्रिस्टल प्रोटीन का काम क्या होता है, क्रिस्टल प्रोटीन ना किसी भी पौधे को, बहुत सिंपल है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टल प्रोटीन क्या हेल्प करता है और कहाँ से आता है, तो अब बोलना बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाने में हेल्प करता है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस दोस्तों याद रखना, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नाम नहीं है, ये बैक्टीरिया है जो कि नेचुरली अकरिंग सॉइल में मिलने वाला एक बैक्टीरिया है। जब ये किसी भी क्रॉप के अंदर इंसर्ट करा जाता है, मान लीजिए हमने ये बीटी को इंसर्ट करा, मान लीजिए बनाना के अंदर, ठीक है, बनाना के अंदर हमने इसको इंसर्ट करा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, बनाना में जाने के बाद ये एक प्रकार से एक क्रिस्टल प्रोटीन रिलीज करेगा। फिर ये बनाना हो सकता है उससे सड़ेगा नहीं, उसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, पेस्ट अटैक नहीं होगा, तो ये इस तरीके से यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी के भी नाम के आगे अगर कभी आप वर्ड देखो ना, किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अगर आप वर्ड देखो बीटी, तो समझ जाना ये एक बैक्टीरिया वाली बात हो रही है यहाँ पर। जैसा कि हमने ये करा था कि ये देखिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने ये वाला पॉइंट देखिए अलाउ करा बायो सेफ्टी रिसर्च 2 नए ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ की जो कि इंडिजिनसली हमारे देश में डेवलप करे गए हैं बीटी ब्रिंजल के नाम से। एक था जनक और दूसरा था BSS 793, ठीक है।